हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। तो हम सिस्टम बैक्टीरियोलॉजी के नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है माइकोबैक्टीरिया, जिससे क्लासिफिकेशन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपने पहले ही कई बार नाम जिसका सुना होगा। तो चलिए सबसे हम स्टार्ट करते हैं माइकोबैक्टीरिया के जनरल फीचर से। तो इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है, आपको जनरल फीचर्स और माइकोबैक्टीरिया याद करना है। तो आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, माइकोबैक्टीरिया सिंग अ सॉन्ग, यानी कि माइकोबैक्टीरिया गाना गाते हैं। तो अ सॉन्ग से आप इसके जनरल फीचर्स बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। ए से मतलब है एसिड फास्ट। जो एसिड फास्टेस्ट से कोई बैक्टीरिया दिखाता है, ये बेसिकली दो चीज़ें को सिग्निफाई करता है। एक, इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होगा, और दूसरा, इसकी सेल वॉल बहुत ही इंटीग्रल होनी, बहुत ही टाइट होगी और परमेबल नहीं है काफ़ी सारे डाइस के लिए। तभी कई जो ग्राम स्टेनिंग दिखाएगा ये वीकली ग्राम पॉजिटिव होगा। वीकली ग्राम पॉजिटिव इसलिए इसकी सेल वॉल है डाई के लिए परमेबल नहीं है। दैट्स वाई हम इसको क्या करते हैं, एसिड फास्ट यानी कि जील नील्सन स्टेनिंग से स्टेन करते हैं। एस का मतलब है या तो ये बेसिलस जो होते हैं ये जब स्ट्रेट होते हैं, या तो हल्का सा इनमें कर्व होता है। तो एस स्टैंड्स फॉर दे आर स्ट्रेट और दे आर स्लाइटली कर्व्ड। ओ मतलब है दे आर ऑब्लिगेट एरोब्स, यानी कि ऑक्सीजन के बिना ये जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए जब केशियस नेक्रोसिस हमें लंग्स में दिखती है, तो और जब वो डिग्रेड होता है टिश्यू मटेरियल, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन टेंशन होता है कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो माइकोबैक्टीरिया मर जाते हैं। दैट्स वाई जब ट्यूबरकुलोसिस होती है तो हमारे बॉडी रिस्पॉन्स में यहाँ पर केशियस नेक्रोसिस करा जाती है ताकि माइकोबैक्टीरिया सारे मर जाएँ। एन से आपको तीन चीज़ याद रखनी है। एन बेसिकली मतलब है नॉन, ठीक है, NON नॉन। अभी क्या है, दे आर नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। तो आपको ये तीन पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो एन से आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं, इनमें क्या क्या एब्सेंट होता है, दे आर नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग और नॉन कैप्सुलेटेड। अब जी मतलब होता है ग्वानिन और साइटोसिन में कंटेंट जो होता है माइकोबैक्टीरिया में वो 61 से 71 मोल% होता है। अभी इससे क्या सिग्निफिकेंस है, यूजुअली जो ग्वानिन प्लस साइटोसिन का कंटेंट आप डीएनए में देखेंगे किसी और बैसिलस के बैक्टीरिया के, वो यूजुअली 25 to 50 के अराउंड रहता है। बट इनमें जो G+ कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 61 से 71 मोल%। बस एक एक्सेप्शन, एक छोटा सा, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो स्पीशीज़ में आती हैं उसमें 54 से 57 मोल% होता है। बाकी सब में एक बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ ग्वानिन पर साइटोसिन प्रेजेंट होता है। कितना होता है वो, 61 से 71 मोल%। तो ये था कुछ जनरल फीचर्स जो आपको माइकोबैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आती है माइकोबैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। तो हम माइकोबैक्टीरिया को 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, तीसरा है नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, और चौथा है सेप्रोफिटिक माइकोबैक्टीरिया। तो 4 क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला कि ट्यूबरकुलोसिस का जो सोर्स हो सकता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सोर्स के हिसाब से। अब बोवाइन सोर्स है तो उसका माइकोबैक्टीरिया हो जाता है माइकोबैक्टीरियम बोविस, और ह्यूमन सोर्स है तो हम उसे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं जो हम डिटेल में भी देखेंगे। नेक्स्ट आता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, तीसरा है नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। कुछ ऐसे माइकोबैक्टीरिया होते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस नहीं कॉज करते, उनको हम इस ग्रुप में रखते हैं। और जो चौथा हमारा है वो है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब देखते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन आएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और दूसरा नाम जो आपको पता होना चाहिए वो है माइकोबैक्टीरियम बोविस। ये जो काऊ वगैरह में जो फैलता है ट्यूबरकुलोसिस, उसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वही होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, पर आपको 4 और जो आपको बस नाम पता होना चाहिए इनके। इसके माइकोबैक्टीरियम कैप्रे, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम जो वेस्ट अफ्रीका में प्रेजेंट होता है, जो हम ट्यूबरकुलोसिस कराता है, और फिर है एम से होता है माइक्रोटी, और पी से है पिनीपेडी। तो आपको 4 और पता नहीं, से ट्रिक बहुत ही सिंपल है, कैंप CAMP। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में कौन कौन से आते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स में क्या कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो आएगा ही आएगा, आपको बताया माइकोबैक्टीरियम बोविस भी आता है, उसके अलावा आपको कैंप याद रखना है। अब माइकोबैक्टीरियम लेप्रे में 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसको किसने डिस्कवर किया था, आर्मर हैंसन ने। इसलिए माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को हम हैंसन स्पेसिलाई भी बोलते हैं, और लेप्रोसिस जो डिजीज़ होती है उसे हम हैंसन्स डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्कवर का क्या नाम था, आर्मर हैंसन। ठीक, अब आते हैं नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल्स का सोर्स हो सकता है, इनका रिजर्वायर सॉइल हो सकता है, या इनका रिजर्वायर वाटर भी हो सकता है, और ये यूजुअली बहुत ही रेयरली कॉज करते हैं इन्फेक्शन। यूजुअली जो हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं एड्स के, उनमें दिखता है, और अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन ही सिर्फ कराते हैं ये। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, यूजुअली आपको एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसमें, वो है माइकोबैक्टीरियम कैंसेसी। नेक्स्ट आता है अपना सेप्रोफिटिक माइकोबैक्टीरिया। इसमें 2 नाम को याद रखने हैं, माइकोबैक्टीरियम फ्लेई और माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस। जो यूरिन का स्मैग्मा होता है ना, उसका सोर्स होता है इसमें, ठीक, वहाँ पे प्रेजेंट होता है।
और ये भी सॉइल, वाटर और एनिमल में प्रेजेंट हो सकता है, इसका रिजर्वॉयर है। तो ये हो गया जो क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी है। चलिए, तो हमने क्लासिफिकेशन 4 ग्रुप पढ़े थे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, नॉन ट्यूबरक्लस माइकोबैक्टीरिया और चौथा था सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक और नॉन ट्यूबरक्लस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम डिटेल में सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स, उसमें भी सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यूजुअली क्या कॉज कराएगा? द बेसिल कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस विच इज अफेक्टिंग द लंग्स एज वेल एज अदर ऑर्गन्स। यूजुअली माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है ना कि ट्यूबरक्लोसिस है यूजुअली लंग्स में होती है, बट ऐसा नहीं है, या कि बोन्स तक में ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस इन लंग्स एज वेल एज अदर ऑर्गन्स। सबसे पहले इसके एंटीजेंस आते हैं। एंटीजेंस दो टाइप के हो सकते हैं। जो साइटोप्लाज्म में जो कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक एंटीजन, और वो सोल्यूबल होते हैं, इसी को हम सोल्यूबल एंटीजन भी बोलते हैं। इसमें जो आता है एंटीजन 5, एंटीजन 6 और एंटीजन 60। ठीक, आपको बहुत सिंपल याद करना 5, 6 और 60। इसी हम इसको सीरो डायग्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं। इन सोल्यूबल एंटीजन्स को हम सीरो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक क्लास ऑफ एंटीजन ये हो गया जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और दूसरे एंटीजन्स वो होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल वॉल के जो बनाते हैं, जिससे मिलकर सेल वॉल बनाना होता है, उन्हें हम बोलते हैं सेल वॉल एंटीजन या फिर इनसॉल्युबल एंटीजन। अब इसके बारे में पढ़ने के लिए सेल वॉल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो सबसे जो अंदर लेयर प्रेजेंट होती है, सबसे जो इनरमोस्ट लेयर होगी सेल वॉल में, सपोज यहाँ पर पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक, साइटोप्लाज्म में जो जस्ट बाहर क्या होगा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। तो आप सेल मेम्ब्रेन में देखिए, इससे जो आपको रेड प्रोजेक्शन दिख रहे हैं जो ऊपर ऊपर जा रहे हैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं लिपो अरेबिनो मैनन। इसे बोलते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करना, लिपो अरेबिनो मैनन या फिर शॉर्ट फॉर्म में LAM। ये क्या करता है, जब सपोज किसी माइक्रोफेज ने इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई को इंजेस्ट किया तो फेगोसोम बनेगा। अब फेगोसोम को लाइसोसोम में फ्यूजन को ये रोक देता है। दैट्स वाई इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ द ट्यूबरक्ल बेसिलाई विद इन द माइक्रोफेज। इसके बारे में डिटेल में हम इसे पैथोजेनेसिस से पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इससे अपने सेल मेम्ब्रेन से ऐसे प्रोजेक्शन निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं LAM या फिर लिपो अरेबिनो मैनन। ठीक, इसके बीच में प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है। तो आपको इतना स्ट्रक्चर पता चल गया। सेल मेम्ब्रेन, उससे क्या निकला है, LAM निकला है, और LAM के सराउंडिंग क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। फिर आता है अरेबिनोग्लैक्टन। ये क्या है, अरेबिनोमैनन है, इसके ऊपर क्या ब्लॉक्स में क्या प्रेजेंट है, अरेबिनोग्लैक्टन। इनके ऊपर प्रेजेंट होता है माइकोलिक एसिड, और सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है माइकोसाइट्स। तो आपको ये सेल वॉल के कॉन्स्टेंट होते हैं और हर एक एंटीजन का काम करते हैं, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना लिपो अरेबिनोमैनन है, और माइकोलिक एसिड और माइकोसाइट्स भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा LAM। आप देखते हैं कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बेसिलाई है, ये डिजीज़ कैसे क्रॉस कराता है। सबसे पहले ये हम सपोज डिजीज़ क्रॉस कराने के लिए इसको अपने बॉडी में आना पड़ेगा, तो पैथोजेनेसिस से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो उसका सोर्स क्या है, सिर्फ बेसिकली 2 सोर्स। ह्यूमन में जो डिजीज़ होती है इसके सिर्फ 2 सोर्स हो सकते हैं। पहला जो सोर्स है वो है खुद ह्यूमन, कोई दूसरा इन्फेक्टेड ह्यूमन है, उसने कफ या स्नीज से जो अपने बेसिलाई है उसका ड्रॉपलेट निकलेगी एयर में या एरोसोल के रूप में सराउंडिंग एयर में डाल दिया, जो किसी और ने इनहेल कर लिया। तो पहला कॉमन सोर्स हो गया ह्यूमन। दूसरा होता है बोवाइन। बोवाइन मतलब जो कैटल से आता है। ये बेसिकली कब हो सकता है, सपोज़ किसी कैटल में ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके इन्फेक्टेड मिल्क को बिना पैस्चराइज की हमने कंज्यूम कर लिया। दैट्स वाई फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अनपैस्चराइज इन्फेक्टेड मिल्क। याद रखना है इन्फेक्टेड मिल्क होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर अनपेस्चराइज मिल्क से आपको ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, सिर्फ इन्फेक्टेड मिल्क से ही होगा। ठीक, तो 2 सोर्स आपको याद रखने हैं, ह्यूमन और बोवाइन सोर्स। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सब सोर्स अब पता चल गया। अब सोर्स से बॉडी में कैसे आएगा, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो सबसे मोस्ट कॉमन है एयरबोर्न, दैट्स टू कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक, अदर मेथड क्या सकते हैं, इनोकुलेशन और इंजेक्शन। इनोकुलेशन में स्किन कॉन्टैक्ट से जो आता है उसे हम बोलते हैं इनोकुलेशन। इंजेक्शन में क्या आता है, स्वेलिंग ऑफ द स्पूटम, यूजुअली जो इन्फेंट से हो जाता है। और दूसरा है कंजम्पशन ऑफ अनपेस्चराइज्ड मिल्क, जो कि बोवाइन सोर्स का बहुत ही एग्जाम्पल है। ठीक, जो इंजेक्शन बोवाइन सोर्स में यूजुअली देखा जाता है। आपके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो रिस्क फैक्टर्स बहुत ही सिंपल है। बाउल्स यानी कटोरी। B स्टैंड फॉर बैसिलरी लोड, मैंने कि कितने स्पूटम में कितने बैसिलरी न्यूक्लियाई यानी कितने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ल के बैक्टीरिया प्रेजेंट होने चाहिए। इट शुड बी पर ml कितने प्रेजेंट होने चाहिए, 10 to the 4 बैसिलाई। ठीक,
ओ स्टैंड फॉर ओवर क्राउडिंग इन पोली वेंटिलेटेड रूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के होने के लिए। थर्ड है वुमेन। यूजुअली वुमेन 25 to 34 ईयर्स में, यानी कि यंगर एज ग्रुप में वुमेन इफेक्टेड होते हैं और ओल्डर एज ग्रुप में मेंस ज़्यादा कॉमनली इफेक्टेड होते हैं। एच स्टैंड फॉर जिसकी लो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसमें ह्यूमन्स में होती है, यानी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो कि HIV में दिखता है, उनको ट्यूबरकुलोसिस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। एस स्टैंड फॉर स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट। अब स्पूटम पॉजिटिव और स्पूटम नेगेटिव क्या होता है? सपोज किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, तो जो ही नहीं कि उसके जो स्पूटम है उसमें भी ट्यूबरकुलर बेसिलाई प्रेजेंट हो। जब जो ट्यूबरकुलोसिस का अमाउंट या बेसिलाई का अमाउंट जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तभी वो स्पूटम में आता है। तो जिसमें स्पूटम में ट्यूबरकुलर बेसिलाई प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्पूटम पॉजिटिव, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होता उसे बोलते हैं स्पूटम नेगेटिव। तो स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट्स में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है स्प्रेड करने का। ठीक, तो ये बाउल्स आपको याद रखना है रिस्क फैक्टर्स हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो अब तक हमने देखा कि बैक्टीरिया का क्या क्या सोर्स हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया कहाँ पर यूजुअली प्रेजेंट होता है। ह्यूमन सोर्स हो सकता है, नहीं तो बोवाइन सोर्स हो सकता है। अब वहाँ से आपने बॉडी तक कैसे प्रेजेंट पहुँच सकता है? या तो एरोसोल से आ सकता है, नहीं तो इनहेलेशन या फिर इनोकुलेशन से आ सकता है। अब बॉडी में आने के बाद ये डिजीज़ कैसे कॉज करता है अब हम वो देखेंगे। तो इसके इवेंट्स जो होते हैं आप नैप से याद रख सकते हैं। NAPS, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई कौन से? जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं, जब इनहेल करते हैं तो उनको हमें एल्वुलाई तक पहुंचना होगा अपने डिजीज़ कॉज कराने के लिए। ठीक है, और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेगा तो सिलेरी एक्शन से ये दोबारा ये माउथ से बाहर आ जाएगा, तो इसको डिजीज़ कॉज कराने के लिए एल्वुलाई तक पहुंचना होगा। तो सपोज़ आपने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेसिलाई हमने इंजेस्ट किए हैं या इनहेल किए हैं, उनमें से 90% होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और वहाँ से सिलेरी एक्शन से ये बाहर चले जाते हैं और डिजीज़ नहीं कॉज करा पाएंगे, और बहुत ही लेस देन 10% एल्वुलाई पहुँच पाते हैं। अब जो मेन रोल होता है ना इन्हीं 10% से आता है। अब आगे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है अडेशन। एन से क्या होगा? न्यूक्लियाई, बेसिकली द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रीचेज द एल्वुलाई विच इज बेसिकली लेस देन 10% रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज। अब ए स्टैंड फॉर अडेशन टू मैक्रोफेज। अब इसमें कौन हेल्प करता है? लैम, जो आपको बताया था ना सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स में, देखिए आपको बताया था मैंने। यहाँ पर हमें सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जो क्या निकला रहता था प्रोजेक्शन, लिपो एराबिनोमेनन, इन्हें हम बोलते हैं लैम। जो लैम होता है ये बाइंड कर जाता है हमारा अपना मैक्रोफेज में रिसेप्टर्स होते हैं जिसे मैनोज रिसेप्टर नहीं तो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर बोलते हैं, जो मैक्रोफेज में प्रेजेंट है उससे बाइंड कर दिया जाता है और बेसिलाई फिर मैक्रोफेज के अंदर चला जाता है। ठीक, इसे बाइंड करने में इंटरेक्शन होता है और जिससे इसका इंटरलाइजेशन हो जाता है, यानी कि बेसिलाई मैक्रोफेज के अंदर चले जाता है। ठीक, तो दिस इज बेसिकली द एडेशन टू मैक्रोफेज। नेक्स्ट स्टेप अब पी से क्या आता है? फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेज। मैक्रोफेज इसको सराउंड कर लेता है ऐसे साइड साइड से और इसे इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने के बाद मैक्रोफेज के अंदर क्या बन जाएगा? फेगोसोम बन जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा फेगोसोम। तो ये किससे हेल्प होता है? इस पर ऑप्सोनाइजेशन आपने प्रोसेस पढ़ा होगा अपने पैथोलॉजी में कि ट्यूबरकुलर को आसानी से इंजेस्ट कराने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर जो हेल्प करता है इस इंजेक्शन में वो है C3b। ठीक, तो C3b मीडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बेसिलाई टेक प्लेस। तो ये C3b हेल्प करता है हमारा फेगोसाइटोसिस में। S स्टैंड फॉर सर्वाइवल इनसाइड द माइक्रोफेज। आपको स्टार्टिंग में बताया था लैम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारा ये मैक्रोफेज में सर्वाइवल के लिए। अभी देखते हैं कैसे। अब जब होता है इसके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? लैम प्रेजेंट है। ठीक, ये फेगोसोम है। ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें ट्यूबरकुलर बेसिलाई है और बेसिलाई में क्या प्रेजेंट है? अपना लैम, लिपो एराबिनोमेनन। ये क्या करेगा? फेगोसोम का लाइसोसोम से फ्यूजन को इनहिबिट करेगा, क्योंकि सारे डिग्रेडिंग एंजाइम्स लाइसोसोम में होते हैं और फेगोसोम लाइसोसोम में फ्यूज़ कर जाएगा तो फिर हमारा ये बेसिलाई डिग्रेड हो जाएगा। तो ये क्या करता है? इसको बाइंडिंग को ही रोक देता है। तो लैम, ड्यू टू लैम इट इनहिबिट द फेगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन। और ये कैसे फ्यूजन को रोकता है? बेसिकली ये इनहिबिट कर देता है इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं इनकी फ्यूजन के लिए, तो ये इसी को इनहिबिट कर देता है। लैम इसको इनहिबिट कर देता है जिससे फेगोसोम और लाइसोसोम का फ्यूजन नहीं हो पाता। अब इससे क्या होगा? अगर ये यहाँ पर इसका फ्यूजन नहीं हो पा रहा है तो इससे क्या होगा? इसके अंदर ये रेप्लिकेट करने लगेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा और फिर धीरे से इसका रप्चर हो जाएगा मैक्रोफेज का और सारे ये ट्यूबरकुलर बेसिलाई बाहर आ जाएंगे। बट ट्यूबरकुलर बेसिलाई है ना, इसको सिर्फ किसी मैक्रोफेज के अंदर ही जी सकते हैं या लिव कर सकते हैं, बाहर इनका डेथ हो जाएगी। तो क्या करते हैं? और मैक्रोफेज को इंजेस्ट करवा लेते हैं और उनके अंदर फिर रेप्लिकेट करते हैं और साइकिल कंटिन्यूस हो जाती है। ठीक, तो रप्चर ऑफ मैक्रोफेज टेक प्लेस, रिलीज ऑफ द बेसिलरी कंटेंट एंड दे इन्फेक्ट द अदर अनइन्फेक्टेड मैक्रोफेज। ठीक,
ये हो गया अपना इनका रेप्लिकेशन। अब इससे बीमारी या फिर जो सिम्टम्स आते हैं वो कैसे आते हैं हम ये पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मल पर्सन में यूजुअली डिजीज़ नहीं होगी। अब क्यों नहीं होती है वो देखते हैं। जब मैक्रोफेज इसको इंजेस्ट करता है तो इसको जो एंटीजन है ना, ये अपनी सरफेस पे ऐसे एंटीजन निकाल लेता है। सब वो मैक्रोफेज है ऐसे ही एंटीजन बना लेगा, बोलेगा कि मेरे अंदर एक माइकोबैक्टीरिया प्रेजेंट है, यूजुअली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये किसको शो करेगा? टी हेल्पर सेल्स को ऐसे शो करेगा। तो जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं डिफ्रेंशिएट इनटू टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 2। जो टी हेल्पर 2 होता है इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज़ करता है, जिससे बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ इसको मारने का काम करेंगी। पर आपको ये बात बताया मैंने, ये यूजुअली मैक्रोफेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इंट्रासेलुलर होते हैं, तो एंटीबॉडीज़ उतनी इफेक्टिव नहीं है इस केस में। अब जो टी हेल्पर 1 है वो भी कुछ साइटोकाइंस रिलीज कराता है, स्पेशली द इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा। ये क्या करेगा? दूसरे मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। दूसरे मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे तो वो सारे के सारे जो लीशन है वहाँ पर जहाँ पर इंजरी हो रही है उसको ऐसे आके सराउंड कर लेंगे। ठीक, तो उससे सराउंड करने से क्या भाई ग्रेनुलोमा बन जाता है। साइड में लिम्फोसाइड भी प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइड और फाइब्रोब्लास्ट। तो ये ग्रेनुलोमा बना लेता है और उससे क्या बोलते हैं ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ट्यूबरकुल प्रेजेंट होते हैं। इसका नाम क्या पड़ा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और डिजीज़ क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि जो ग्रेनुलोमा बनता है इसको हम ट्यूबरकल बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ग्रेनुलोमा फॉर्म्ड इन द लीशन इज कॉल्ड द ट्यूबरकल। जो ट्यूबरकल होता है दो टाइप का हो सकता है, हार्ड ट्यूबरकल हो सकता है, सॉफ्ट ट्यूबरकल हो सकता है। हार्ड ट्यूबरकल में जो सेंटर में ना मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है, जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और बाकी जब सॉफ्ट में क्या होता है, इसमें यहाँ पर नेक्रोसिस होने लगती है। तो नेक्रोसिस होती है तो यहाँ पर चीज़ लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक, ये डिफरेंस होता है हमारा हार्ड ट्यूबरकल में और सॉफ्ट ट्यूबरकल में। और क्या होगा फिर? नेक्रोसिस होगी तो उसे यहाँ पर ऑक्सीजन का टेंशन कम हो जाएगा और वहाँ पर ट्यूबरकुल बेसिलाई आपको बताया था ऑब्लिगेट एरोब है और वो मर जाएगा। ये नॉर्मल होता है। बट अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, यानी कि या फिर और भी रिस्क फैक्टर सब प्रेजेंट है, जो बाउल्स आपको बताया था ना BOWLS, और वो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो उसमें ये ऐसा नहीं हो पाता। तो अब देखते हैं उनमें डिजीज़ कैसे होती है। किसी पर्सन में जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमने पढ़े थे पहले, कौन कौन से? बाउल्स बेसिलरी रोड 10⁴ तक है, अगर ओवरक्राउडिंग है, वुमेन है, HIV या फिर लो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, या स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट्स में कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो उसको ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, बेसिलाई को इनहिबिट करने के लिए ये कैसे होता है? डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से। ठीक, तो ग्रोथ कैसे रुकती है बेसिलाई की? बाय इंटेंसिफाइड डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। उससे क्या होता है? टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होने लगता है और वहाँ पर ऑर्गन का डैमेज होने लगता है। तो बेसिलाई को मारने के लिए अपनी बॉडी खुद को ही डैमेज करने लगती है, जिससे हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं यानी कि सिम्टम्स आते हैं। तो जो केशियस नेक्रोसिस होती है, नॉर्मल पेशेंट में क्या होगा? केशियस नेक्रोसिस बनेगी, वो बाद में ठीक हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन टेंशन कम होगा और बेसिलाई मर जाएंगे। बट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में मैक्रोफेज बैक्टीरिया को मार ही नहीं पाएगा। ठीक, उससे क्या होता है? केशियस नेक्रोसिस लिक्विफाइड हो जाती है और उसमें बहुत सारे बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होगा? वो वहाँ पर स्प्रेड करेंगे एयरवेज से, लिम्फेटिक स्प्रेड से या हेमेटोजेनस स्प्रेड से। एयरवेज से दूसरे लंग में जा सकता है, लिम्फेटिक स्प्रेड से भी यहाँ पर सर्वाइकल या लिम्फ नोड्स में जा सकता है, या हेमेटोजेनस स्प्रेड से अदर ऑर्गन्स में जा सकता है। उससे क्या आएंगे? अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगी। उससे क्या क्या हो सकती है? या तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है 60 to 90% ऑफ द केसेस में। जो बाकी अपनी 10 to 40% ऑफ द केसेस में क्या होगा? यहाँ पर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कराता है। इसमें क्या क्या आता है? या तो ट्यूबरकुलोस लिम्फेडेनाइटिस हो जाए, यानी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं इसमें, प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द अपर एयरवेज हो जाए, या फिर जेनेटिक यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, यानी कि किडनी का ट्यूबरकुलोसिस हो जा रहा है, या फिर किसी और लोअर यूरिनरी ब्लैडर का हो जा रहा है, या फिर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का हो जा रहा है, या फिर स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हमारे ट्यूबरकुलोसिस में। तो आगे हम इसमें और भी डिटेल में स्टडी करेंगे इसी लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होती है। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।